हाय एवरीवन, आज हमें बात करनी है सीक्वेंसेस के बारे में। बेसिक प्राइमरी मीनिंग ऑफ सीक्वेंस आप सबको ऑलरेडी अपने सीबीएसई लेक्चर से क्लियर होगा। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस में, जिसमें कि जो टर्म्स हैं वो एक स्पेसिफिक डिफाइंड पैटर्न को, फैशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं, और ये एक स्पेशल तरीके का सीक्वेंस होता है। तो अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दूं, पहली बात तो जब मैं आपको सीक्वेंस दूंगी तो या तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा, यानी कि उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा एंड सो ऑन टिल 100th टर्म होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ओवरऑल इस सीक्वेंस में 100 टर्म्स हैं, या फिर फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा एंड सो ऑन टिल 45th टर्म। दैट मीन्स इस पूरे सीक्वेंस में 45 टर्म्स हैं। बेसिकली सीक्वेंस या तो फाइनाइट होगा, दैट मीन्स उसमें फाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगे, आप गिन सकते हैं कितने टर्म्स हैं, और आप एक स्पेसिफिक टर्म पे आके एंड कर सकते हैं अपना सीक्वेंस कि हाँ ये लास्ट टर्म है, 45th टर्म लास्ट टर्म है, 100th टर्म लास्ट टर्म है। लेकिन जब आपके पास सीक्वेंस होती है इनफाइनाइट, तब वो सीक्वेंस कंसिस्ट करती है इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को। इस इनफाइनाइट सीक्वेंस का आप फर्स्ट टर्म देख सकते हैं, सेकंड टर्म देख सकते हैं, थर्ड टर्म देख सकते हैं, फोर्थ टर्म देख सकते हैं, सो ऑन। कोई भी फाइनाइट टर्म देख सकते हैं, लेकिन अंत वाला टर्म, एंड टर्म नहीं देख सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, राइट। इट इज़ इनफाइनाइट, ख़त्म नहीं हो रही। ख़त्म नहीं हो रही तो लास्ट टर्म कभी दिखेगा ही नहीं, ओके। तो इसलिए ये दो तरीके की सीक्वेंसेस होती हैं, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। या तो आप फाइनाइट सीक्वेंस जो कि एपी है इसके साथ डील करेंगे, या तो आप इनफाइनाइट सीक्वेंस जो कि एपी है उसके साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक सीक्वेंस देती हूँ, इन जनरल मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखती हूँ। आपके पास गिवन है A1, A2, A3, A4 and so on till nth term, n+1th term and so on। ये and so on मैंने बाद में क्यों लगाया, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी टर्म्स की सीक्वेंस है ये। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, n+1th टर्म एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया कि अभी इसमें और अनगिनत टर्म्स आएंगे n+1 के बाद। ये सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। जो फिलॉसफी मैं एपी के कॉन्टेक्स्ट में इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए लिखूंगी, वही फिलॉसफी फाइनाइट सीक्वेंस के लिए भी ट्रू होगी। जब मैं ये कहती हूँ कि ये एक सीक्वेंस है, तो ध्यान रखें कि A1 इसका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A2 क्या है? हाँ, A2 सेकेंड टर्म तो है, पर सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है। जी हाँ, एक एलिमेंट की, एक टर्म की पोजीशन दो डायरेक्शन से नापी जा सकती है। एक तो शुरुआत से चल के आप गिनना स्टार्ट कीजिए कि वो टर्म किस जगह पे बैठा है, किस नंबर पे बैठा है, या तो आप अंत से स्टार्ट कीजिए गिनना कि वो टर्म किस नंबर पे बैठा है। अंत से स्टार्ट करने के लिए अंत होना चाहिए, जो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में नहीं होता। इसलिए हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में सिर्फ शुरू से ही टर्म को काउंट किया जाता है। सिर्फ इसी डायरेक्शन में हम टर्म की पोजीशनिंग को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाके 1 2 3, हाँ ये चौथा टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 2 3, हाँ ये तीसरा टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगर सीक्वेंस फाइनाइट होती है तो हमारे पास दोनों डायरेक्शंस रहते हैं एक टर्म की पोजीशन को जानने के लिए जो सीक्वेंस में बैठा है। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो उस केस में एंड टर्म पता होता है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं काउंट करना, ठीक। यहाँ पे एंड टर्म पता ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में काउंटिंग होती है। फाइनाइट सीक्वेंसेस के केस में दो डायरेक्शन से काउंटिंग होती है टर्म की। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, हम हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग टर्म की पोजीशनिंग पे बात कर रहे हैं। ये क्या है मेरा थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सिमिलरली an क्या होगा इन जनरल, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग।
ओके, ये n+1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के पास अपना फर्स्ट टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन इन जनरल nth टर्म, n+1th टर्म। ये सीक्वेंस कहलाएगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्या दिया मैंने ये आपको, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये कहलाएगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ difference of any term with its immediate previous term is same। ये कह रहा है अगर आप इस सीक्वेंस की किसी टर्म का डिफरेंस उसके इमीडिएट प्रीवियस टर्म के साथ लेंगे और ये आप हमेशा करते रहेंगे इस सीक्वेंस के टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपके पास ये डिफरेंस सेम आना चाहिए। किसी भी टर्म का डिफरेंस उसके इमीडिएट प्रीवियस टर्म के साथ, तो सबसे पहले अगर मैं a1 उठाऊं तो a1 के जस्ट पहले, a1 से जस्ट इमीडिएट प्रीवियस टर्म तो कोई बैठा ही नहीं है, तो मैं a1 माइनस दैट टर्म तो कर नहीं सकती, तो शुरुआत होगी a2 से। डिफरेंस ऑफ a2 एंड इमीडिएट प्रीवियस टर्म दैट इज a1, मेरे पास क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। a3 डिफरेंस ऑफ दिस टर्म एंड इमीडिएट प्रीवियस टर्म, तो a3 माइनस a2। फिर डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स इमीडिएट प्रीवियस टर्म, a4 माइनस a3। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ दिस टर्म विथ इट्स इमीडिएट प्रीवियस टर्म, an+1 माइनस an। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो आए वही ये भी आए, वही ये भी आए, वही ये आए, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 n, n+1, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप n की जगह 1 रखें तो a2 माइनस a1 आएगा, n की जगह 2 रखें तो a3 माइनस a2 आएगा, n की जगह 3 रखें तो a4 माइनस a3 आएगा, एंड सो ऑन। तो हर n के लिए ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये आना चाहिए सेम। सेम मतलब कि किसी कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, किसी कांस्टेंट के बराबर। वो कांस्टेंट डिनोट किया जाता है लेटर d से, जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है? कॉमन डिफरेंस। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो उस केस में अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म and so on is equal to an+1 minus an, that means n+1th term minus nth term for every n in n is same, which is equal to constant denoted by d, then and only then you say that this sequence is an AP. अगर a2 माइनस a1 वही आया जो a3 माइनस a2 आया, जो कि वही आया जो a4 माइनस a3 आया, लेकिन जब आपने a5 माइनस a4 निकाला तो वो कुछ और आ गया। जैसे ही आपको एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाते हैं इस AP में, वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, एटलीस्ट वन पेयर अगर आपको मिल गया ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इन दिस सीक्वेंस सच दैट डिफरेंस ऑफ द n+1th टर्म माइनस द nth टर्म
डिफरेंस ऑफ द टर्म विथ इट्स इमीडिएट प्रीवियस टर्म कांस्टेंट नहीं आ रहा एज इक्वल टू दी अदर टर्म्स के केसेस में, तो फिर वो AP नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 के, बराबर आ रहा है A4 माइनस A3 के, लेकिन A5 माइनस A4 उस कांस्टेंट के बराबर नहीं आ रहा। तो बस एक पेयर मिल गया मुझे कंसेक्यूटिव टर्म्स का A5 और A4 सच दैट A5 माइनस A4 इज नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट जो कि बाकी के डिफरेंसेस के बराबर हो, और इसीलिए मेरा सीक्वेंस AP नहीं होगा। ये सिर्फ तब होगा जब आप कोई भी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स लें और बाद वाला माइनस पहला वाला करें और हमेशा वही कांस्टेंट के बराबर आए जिसको आप D से डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ तब आपके पास ये सीक्वेंस AP बनता है। जैसे कि अब अगर मैं लिखूं आपके सामने, ओके, सो लेट मी राइट द फर्स्ट टर्म इज 1, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। इस फर्स्ट टर्म और इस कॉमन डिफरेंस से AP बनाओ। फर्स्ट टर्म 1 है तो चलो फर्स्ट टर्म 1 है। सेकेंड टर्म क्या होगा? ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है A1 या A कुछ भी ले लो। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म कुछ तो भी ऐसा होगा जिसको जब मैं माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो मेरे पास 2 आए, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2 है मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 2 है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 2 है एंड सो ऑन, n+1th टर्म माइनस nth टर्म 2 है फॉर एवरी n। तो A2 माइनस A1 भी 2 है। अभी A1 पता है, A2 नहीं पता, तो A1 क्या है मेरे पास? 1, तो A2 क्या हो जाएगा? 3। आप देख सकते हैं 3 माइनस 1 2 है। अब मेरे पास A2 आ चुका है, A3 क्या होगा? A3 कुछ तो भी ऐसा होगा नंबर सच दैट A3 माइनस A2 मेरे पास वापस से D के बराबर आए, पर A2 तो 3 है, तो A3 हो गया 2 + 3 विच इज 5। इस तरीके से आपके पास A3 भी आ गया। फिर मैं बात करूं A4 क्या होगा, तो A4 एक ऐसा नंबर होगा जिसको जब मैं माइनस करूं A3 को, जिससे जब मैं A3 माइनस करूं A4 माइनस A3 तो वापस से यही कॉमन डिफरेंस आए विच इज 2। पर A3 तो 5 है, A4 माइनस 5 इज 2, A4 इज 2 + 5 विच इज 7। अगेन यू कैन सी 7 माइनस 5 इज 2, और ये आपको करते जाना है। इससे मिल गया आपको आपका AP विथ फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, A2 क्या आया? A1 प्लस A1 तो 1 है, 1 + 2 आया ना, 1 + 2 A + D, राइट। यहाँ मैं लिख सकती हूँ A प्लस सेकेंड टर्म चाहिए था तो 2 - 1 × D। सिमिलरली A3 क्या आया? A3 आया 5 मतलब आया वो A + 2 × 2, लेट मी राइट 1 + 2 × 2 है ना, 1 है A + 2 D। A + 2 को क्या लिख सकती हूँ? 3 - 1। A4 क्या आया? लेट्स ऑब्जर्व द पैटर्न, प्लीज पैटर्न ऑब्जर्व करें ध्यान से। A2 क्या आया? 7, तो 1 + 3 × 2, जिसको मैं लिख सकती हूँ A + 3D। 3 को कैसे लिख दूंगी? 4 - 1, और यहीं से मेरे पास इन जनरल आता है इस AP का nth टर्म। एक बार nth टर्म का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया तो मैं कोई भी टर्म इस AP का फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल सकती हूँ। an मीन्स nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग किसके बराबर हो जाएगा? जब A2 है A + 2 - 1 D के, A2 है A + 2 - 1 D के बराबर, A3 है A + 3 - 1 D के बराबर,
A4 है A+4-1D के बराबर, तो An हो जाएगा A+n-1 इंटू डी के बराबर, और ये हर एक n के लिए ट्रू है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पर एक बात देखो, आपको क्या दिख रहा है कि A2 को मैं लिख सकती हूँ A+D, A3 को मैं लिख सकती हूँ A+2D, A4 को मैं लिख सकती हूँ A+3D एंड सो ऑन। An को मैं लिख सकती हूँ A+n-1 इंटू डी। इससे आपको क्या समझ आया कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A, सेकेंड टर्म बन गया A+D जहाँ पे D कॉमन डिफरेंस है, थर्ड टर्म बन गया A+2D, फोर्थ टर्म बन गया A+3D एंड सो ऑन, nth टर्म बन गया A+n-1 इंटू डी एंड सो ऑन। इससे आपको ये समझ आया कि अगर आपके पास एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप पूरी की पूरी AP लिख सकते हैं। कैसे? अगर A आपके पास फर्स्ट टर्म है और D आपने लिया है कॉमन डिफरेंस, तो आपका फर्स्ट टर्म तो है A, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A+D, थर्ड हो जाएगा A+2D, फोर्थ हो जाएगा A+3D और nth टर्म हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। समझ में आया? तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में सारे के सारे टर्म सिर्फ A और D की मदद से ही बन गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपके पास एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो लाइफ बहुत इजी है। लाइफ इसलिए इजी है क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से आप पूरी की पूरी AP की शक्ल निकाल सकते हैं। एक बार nth टर्म आपके पास आ गया तो आप इस AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि हम जब nth टर्म की बात करते हैं तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की बात करते हैं। An से जो रिप्रेजेंट होता है A2, A3, A4, A77, A2 लाख या फिर A254, ये सब डिपिक्ट करता है दैट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एक डायरेक्शन में, क्योंकि फिलहाल सारी की सारी बात इनफाइनाइट सीक्वेंस के साथ हो रही है। कूल इनफ? दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP। पर बात यह है कि एक AP का जनरल टर्म दैट इज द nth टर्म आपने तब निकाला है जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है तब आप उस AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ फिफ्थ टर्म निकालो तो आप A+4D कर दोगे, मैं बोलूँगी 20th टर्म निकालो तो आप A+19D कर लोगे, मैं बोलूँगी 27th टर्म निकालो तो आप A+26D कर लोगे। बस A और D की मदद से आप मुझे उस AP का कोई भी टर्म दे सकते हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फ्रॉम द बिगिनिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ मैं फ्रॉम द बिगिनिंग पे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सीक्वेंसेस के केसेस में एक्चुअली दो डायरेक्शन से टर्म की पोजीशनिंग काउंट की जाती है। तो एक डायरेक्शन से तो हमने देख लिया कि हमें कोई टर्म कैसे मिल सकता है या कैसे डिनोट होगा। वो डिनोट होगा An की मदद से और मिल सकता है मुझे A+n-1 इंटू डी फॉर्मूला यूज़ करके। लेकिन अगर अब मैं बात करती हूँ फाइनाइट AP के बारे में, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट फाइनाइट AP। मतलब उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा एंड दैट्स इट। कोई mth टर्म होगा लास्ट, ओके और ये mth टर्म है, mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। शुरू से काउंट किया तो ये mth टर्म आया ना। इसके पहले के भी एक दो टर्म्स लिख लेते हैं, am-1, ठीक है, अप टिल am। ये क्या हो गया? m-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म
फ्रॉम द बिगिनिंग, ये है सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप देख सकते हैं कि जब शुरुआत से काउंटिंग की गई है तब इनकी पोजीशंस ये आ रही हैं, जब शुरू से काउंट किया गया है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। m-1th टर्म, mth टर्म इज द लास्ट फॉर सम m नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर? अब सवाल एक और बार आ जाता है। पहली बात तो ये देखो कि दिस इज एन AP इफ एंड ओनली इफ, वही कंडीशन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल mth टर्म माइनस m-1th टर्म फुल स्टॉप। इसमें डॉट 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 नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, ये लास्ट एक्सप्रेशन होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, इफ एंड ओनली इफ a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to and so on am minus 1। ठीक है, अगर ये सब डिफरेंसेस बराबर हैं किसी कांस्टेंट के तो मैं इस सीक्वेंस को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूँगी और उस कांस्टेंट डिफरेंस को मैं कॉमन डिफरेंस बोलूँगी ऑफ द AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अब ये तो हो गया वही कॉन्सेप्ट जो इनफाइनाइट सीक्वेंस को AP बनने के लिए चाहिए होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट फाइनाइट सीक्वेंस में भी अप्लाई होता है। बात ये है कि नंबर्स की या फिर टर्म्स की काउंटिंग अगर मैं एंड से करना चाहती हूँ तो फिर वो मुझे कैसे मिलेगी। देखो ध्यान से देखो, अगर ये mth टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग है तो एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी एंड है। अगर ये m-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो एक्चुअली ये सेकेंड टर्म फ्रॉम दी एंड है। क्या है ये? सेकेंड टर्म फ्रॉम दी एंड। ये अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो एक्चुअली ये mth टर्म फ्रॉम द एंड है। क्या है ये? mth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो एक्चुअली ये m-1th टर्म फ्रॉम द एंड है। क्या है ये? m-1th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सिमिलरली अगर बीच में कहीं nth टर्म बैठा है फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर an है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान दें mth टर्म इज द लास्ट टर्म। मैं किसी बीच के रैंडम nth टर्म की बात कर रही हूँ तो n विल बी लेस देन इक्वल टू m, m से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। सो ऑब्वियसली n इज लेस देन इक्वल टू m और दोनों n और m नेचुरल नंबर्स हैं। तो an अगर nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है तो एक्चुअली वो m टर्म्स हैं टोटल में, m माइनस n, दिस इज n प्लस 1th टर्म from the beginning, from the end, yes। अगर कोई टर्म an को तो रिप्रेजेंट करते हैं शुरुआत से, जब हम काउंट करते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन में, तो an है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देन दैट इज इक्वल टू m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर आप आखिरी से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो इस पोजीशन पे आएगा, शुरू से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो इस पोजीशन पे आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, दिस इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, a1 is the first term from the beginning, from the end it is equal to m minus 1 plus 1, मतलब mth term from the end। a2 है second term from the beginning, तो ये हो जाएगी m minus 2 plus 1, मतलब m minus 1th term from the end। आप देख सकते हैं, right? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एक AP फाइनाइट होती है,
जब एक ए बी हमारे पास फाइनाइट होती है तो उस केस में हम टर्म्स की पोजिशनिंग को शुरुआत के डायरेक्शन से काउंट करके भी निकाल सकते हैं या फिर अंत से स्टार्ट करके भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, जब मैंने आपके पास लिखा था ए एन इज nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग विच इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये ध्यान रखना था कि शुरुआत से a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और यहाँ पर जब मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कह रही हूँ, मैं फ्रॉम द बिगिनिंग की बात कर रही हूँ। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये जो डी जनरेट हुआ था ये फ्रॉम द बिगिनिंग किसी भी टर्म का डिफरेंस एंड उसके इमीडिएट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस था, किसी भी टर्म का और उसके इमीडिएट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस था फ्रॉम द बिगिनिंग। ए था फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, डी था किसी भी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का उसके इमीडिएट प्रीवियस वाले के साथ डिफरेंस, ठीक, फ्रॉम द बिगिनिंग। और एन क्या था, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए था, तो ये वो वाला n था। बात ये है ना कि अगर एक सीक्वेंस फाइनाइट है, मतलब AP फाइनाइट है, नॉट एनी सीक्वेंस, AP फाइनाइट है, तो मैं nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग भी निकाल सकती हूँ, इनफैक्ट nth टर्म फ्रॉम द एंड भी निकाल सकती हूँ। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास फाइनाइट AP होगा तो ये है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, और A2 माइनस A1 मुझे दे देगा D फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ अपने सीक्वेंस की, सपोज मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट टर्म, this is the second term and so on, this is the last term that is the mth term। अभी तक क्या सीन है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, दिस इज द लास्ट टर्म दी mth टर्म। फ्रॉम द बिगिनिंग कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन अगर मैं शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ तो am हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म, am माइनस वन हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा mth टर्म। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म है किसी AP का, ध्यान दीजिएगा, अगर ये फर्स्ट टर्म है किसी AP का, ये सेकंड टर्म है उस AP का और ये mth टर्म है उस AP का, तो उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर आप अपने AP को आप बोलें कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ये है, सेकेंड टर्म ये है एंड सो ऑन, ये mth टर्म है, तो आपके पास सिचुएशन कैसे बदल जाएगी। आपको अभी भी nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आपके पास फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ध्यान दो, मैं कह रही हूँ मुझे nth टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, मुझे nth टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए। ये मैं कैसे निकालूंगी, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या था, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस n माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे पता है कि A2 माइनस A1 को मैंने D कहा है, A3 माइनस A2 को मैंने D कहा है एंड सो ऑन, AM माइनस 1 इज D। और ये है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए यहाँ से शुरुआत होगी, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए यहाँ से शुरुआत हुई थी, nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए यहाँ से शुरुआत होगी, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या बन गया, mth टर्म विच इज एक्चुअली द लास्ट टर्म, जिसको कई बार L से भी डिनोट किया जाता है बिकॉज वो लास्ट टर्म है। ये बन गया मेरा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द एंड। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, सो दिस माइनस दिस विल बी द कॉमन डिफरेंस। am माइनस 1 d है, तो am माइनस 1 माइनस am बन जाएगा माइनस d एंड दैट्स इट। am माइनस n माइनस 1 इंटू d। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बन जाता है एक और तरीका आपका निकालने का nth टर्म फ्रॉम द एंड। या तो आप nth टर्म फ्रॉम द एंड को लिख दें m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द, या सो यू नो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m माइनस n प्लस 1th टर्म
फ्रॉम द बिगिनिंग। एक ही बात है, nth term from the beginning is m minus n plus 1th term from the end, या फिर अगर मैं बात करूँ nth term from the end it is equal to m minus n plus 1th term from the beginning। from the beginning मतलब from the beginning, ये तो first term है, प्लस कौन सा term चाहिए, m minus n plus 1th term, m minus n plus 1th term minus 1 into common difference from the beginning which is denoted by d। तो ये बन जाएगा a1 plus m minus n into d। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों से आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगा। या तो आप AP को उल्टा देखना स्टार्ट कर लीजिए और आप जनरल फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो आप ये रूल अडॉप्ट कीजिए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m minus n plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ पर m इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट फाइनाइट AP। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आने, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो आई सी यू देन, थैंक यू।